please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अनुराग ढांडा कमेंट करना चाहते हैं, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। अनुराग, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कह रहा था सुमित कि कांग्रेस बता नहीं रही है, छुपा रही है इस चीज़ को, अपनी तैयारियों को। कांग्रेस यू टर्न समझ रही है कर्नाटका को कि यहाँ से अगर यू टर्न हुआ तो फिर सीधा रास्ता मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट्स में होगा। और दूल्हा तैयार है, बारात पूरी तैयार है, बारात निकालने की तैयारी है। बस कर्नाटक अगर कांग्रेस जीत जाए तो वो डंका बजाने लगेंगे कि राहुल गांधी नेता हो गए, उसके बाद से इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा। और ये जो पूरा इलेक्शन है, एक छोटे में अगर इसको समझें तो ये पूरा इलेक्शन, इसमें एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा नहीं, प्रो इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा नहीं है, मैनेजमेंट का गेम है। इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी आप देखिएगा कि इतना आसान नहीं होगा। अगर यहाँ पे मेजोरिटी नहीं आती है कांग्रेस की या बीजेपी की, तो इतना आसान नहीं होगा जैसे गोवा में बना लिया बीजेपी ने सरकार या नॉर्थ ईस्ट में बना लिया। यहाँ इतना आसान नहीं होगा। यहाँ कंट्रोल सिद्धारमैया के हाथ में। यहाँ पर वो हाईकमांड से नहीं पूछेंगे फ़ोन करके कि सरकार कैसे बनानी है और यहाँ दिल्ली से जाने का इंतजार करेंगे। वहाँ सीधे प्रयास शुरू हो जाएंगे। और यही चीज़ वोटिंग से पहले भी हुई कि जब प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो सिर्फ बूथ मैनेजमेंट है। और इसीलिए अमित शाह पहली बार मैनेजमेंट में कौन भाई लगा आपको? मैं वही बता रहा हूँ कि इसीलिए अमित शाह पहली बार कर्नाटका में गए हैं। अपने पूरे पॉलिटिकल इतिहास में वो पहली बार कर्नाटका में जाके चुनाव संभाले, खुद वहाँ बैठ करके मॉनिटर किया सारी चीज़ों को। और जो ये प्रधानमंत्री की रैली कैसे होंगी, कब होंगी, ये सब प्लान अमित शाह के ऑफिस से गए हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो समझ गए पहले ही कि ये कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बूथ मैनेजमेंट करना है। ठीक है विनोद जी, जितने एग्जिट पोल्स आए हैं, 3 में बीजेपी की सरकार, 2 के जरिए कांग्रेस की सरकार, 1 ऑलमोस्ट टाई का मामला है हंग असेंबली का। आपकी राय अब क्या है? कल हम बात कर चुके हैं 24 घंटे पहले, सब हम एग्जिट पोल्स को देखने के बाद अब आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि एक तो ये सरकार, ये लोगों की जो हार है, जिसकी भी वो इज्जतदार हार है जी। कल भी मैंने कहा था कि जो भी हारेगा उसकी हार इज्जतदार होगी। अगर आप 8-10 सीटों से पीछे हैं सरकार बनाने के, तो आपकी हार इज्जत वाली हार है। लेकिन सरकार इज्जत से नहीं बनेगी और सरकार जो बनेगी वो शायद जनता के इश्यूज को इज्जत बख्शेगी भी नहीं। बिल्कुल मिलीजुली सरकार जो बनेगी जी। और वो एक ऐसे प्रदेश में होगा जो प्रदेश, मैं समझता हूँ इस देश को गर्व हो सकता है। कर्नाटक जैसे प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदेश है। वहाँ पर वो आईटी इंडस्ट्री का हमारा हब है। वहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ से निकले जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है हिंदुस्तान का। तो इसलिए अगर ये रिजल्ट आ रहा है जी जी, तो मैं समझता हूँ कोई अच्छा संकेत नहीं है वहाँ पर विकास के लिए या विकास की तरफ प्रयास के लिए भी जी। और जेडीएस अगर बीजेपी के साथ मिलकर बनाता है या कांग्रेस के साथ मिलकर बनाता है, मैं अब भी ये मानता हूं कि ये जो पोल ऑफ पोल्स होते हैं जी, और इसमें कई चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं से पोल किया, उन्होंने कोई एजेंसी हायर नहीं की। मिसाल के तौर पे न्यूज़ एक्स जी, तो उनका कितना सही है मैं नहीं जानता हूँ। जी। इंडिया टुडे का कितना सही है मैं नहीं जानता हूँ और रिपब्लिक का कितना सही है मैं नहीं जानता हूँ। इंडिया टुडे ने एजेंसी के जरिए किया, एजेंसी किया, लेकिन मुझे देखिए ये 2 बजे तक के आंकड़े सबने इस्तेमाल किए हैं जी। और 2 बजे तक 52% वोट था और उसके बाद अब आप 70 का आंकड़ा बोल रहे हैं। अब सबके फाइनल फिगर्स भी आ गए, केवल एबीपी का छोड़ के सबके फाइनल फिगर सामने हमारे। नहीं, फाइनल फिगर देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए ये जिसे कहते हैं ना फास्ट फूड जी, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है जी। हंडिया सही से पके उसके बाद आप खाएं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और सोच भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ, सीएसडीएस का सर्वे आया क्या अभी तक? नहीं, वो नहीं करते। हाँ, तो अगर नहीं करते हैं तो अक्लमंद हैं क्योंकि सीधी सी बात यह है कि एक एजेंसी है जिस पे मेरी आस्था है, उसको सीएसडीएस बोलते हैं। उन्होंने माजी में भी अच्छे पोल्स किए हैं, जब योगेंद्र यादव भी उनके साथ होते थे, अच्छे पोल्स होते, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे। और एक वो चाणक्य ने भी नहीं किया इसमें अभी तो आया नहीं, किया तो है, नंबर आने वाले हैं उसके। नहीं, चाणक्य ने किसके लिए किया है? अभी आएगा सर, मैं बता दूंगा आपको किसके लिए आएगा। नहीं, वो जो पहले जिस चैनल के लिए करते थे शायद उसके लिए तो नहीं किया है इस बार, और वो शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ गया है। अच्छा, चाणक्य, अच्छा ठीक, तो उनके लिए भी करता है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है भाई। अगर इतनी हंग असेंबली है, अपेक्षा हम करते थे कि भाई किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले, जो भी मिले, बीजेपी को मिले, कांग्रेस को मिले, जेडीएस को तो संभावना नहीं है। संबित आप जाएं उसके पहले एक सवाल बहुत जरूरी है। क्या जेडीएस से समर्थन लेने के लिए येदियुरप्पा जी का साथ छोड़ा भी जा सकता है? चाहता हूं, जवाब मैं भी देना आऊंगा राजीव जी। संबित, मैं सुन नहीं पाया बीच में, राजीव जी ने बोला था आपको दोबारा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। संबित जी,
क्या येदियुरप्पा को आप छोड़ भी सकते हैं त्रिशंकु विधानसभा में जेडीएस का साथ लेने के लिए? बीजेपी तैयार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? जो हमने डिक्लेयर किया है किसी को नहीं छोड़ेंगे। और मैं बिना अहंकार के और बहुत ही नपातुला ये कहूंगा कि मुझे विश्वास है, हमें विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। और जो भी आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें से अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में एग्जिट पोल दिया है। इसलिए अब 15 तारीख का इंतजार करना चाहिए, वरना बार बार वही चीज बोलते रहेंगे और आप भी हमसे बोर हो जाएंगे। नहीं, बोर तो आपसे नहीं होंगे, आप अच्छे एक्टर हैं। राजीव जी, आपने खुद ही ने कहा। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव जी देखिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सिद्धरामैया के नेतृत्व में दोबारा से बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार में हमने मुद्दा आधारित चुनाव प्रचार रखा, हमने प्रश्न पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे हालांकि अपने भाषणों में, मैं कहना चाहूंगा कि 90% जो भाषण हुआ था मोदी जी का, वो राहुल जी के इर्द गिर्द हुआ करता था, उनके पर्सनल अटैक पे हुआ करता था। लेकिन 10% मेरे ख्याल से ये संबित पात्रा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, सवाल आपसे पूछ रहे थे। सुमित जी, हमने प्रश्नों के जवाब बेहतर दिए होंगे तो जनता की कोर्ट में दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, देखिए, हमने प्रश्नों के जवाब बेहतर तरीके से दिए होंगे तो हम दोबारा से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस बात के लिए। ये आपने ठीक हम हमेशा जवाब देते हैं। कोई पत्रकार बंधु पूछे तो उसका जवाब देते हैं, जनता पूछे तो जवाब देते हैं। तीसरी बात, बीजेपी को चाणक्य के पोल में आया है यकीन करते हैं और हमने और किया, 73 कांग्रेस। सॉरी, बीच में बोला मैं, लेकिन ये अभी फिगर आया है। इंडिया न्यूज और चाणक्य ने मिलकर किया है। चाणक्य एजेंसी के बारे में सबकी नजर रहती है। 120 वो बीजेपी को दे रहा है और 73 वो कांग्रेस को दे रहा है। बाकी सीटें जेडीएस के खाते में जा रही हैं। ये एक और पोल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया है। अभी आंकड़ा आया है। संबित, एक क्विक कमेंट आपका, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है, आपकी बुकिंग बहुत ज्यादा है आज। देखिए, अधिकांश पोल हमारे हक में जा रहे हैं, फिर भी लेंदी भाषण कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन का इंतजार करना चाहिए। और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही कर्नाटका में बनेगी। ठीक है, और ठीक जो है, ठीक है। ATM वही बात मशीन है आप कह रहे हैं, वही कांग्रेस बात आप बोल हो कर जाएगा। वही बात कह रहे हो, आप बोल कर रहे हैं। शुक्रिया संबित, आप जुड़े मेरे साथ। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देवाशीष, एक बार एक ही बात। जी राजीव जी। संबित पात्रा ने कहा मैं लेंदी बोलता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं संबित पात्रा जी, मैं क्रिस्पी बोलता हूं। लेंदी भाषण सीखने की आदत आपकी होगी प्रधानमंत्री मोदी से, जो लेंथ में बोलते हैं लेकिन देश के विकास पर मूल प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मूल प्रश्न होने चाहिए और प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। ठीक है राजीव जी। देवाशीष, दोनों को सुना आपने। आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन लंबा चल सकता है, अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं? अभी कोई गठबंधन नहीं है। मैंने जो प्रोस्पेक्ट्स बताए थे 19 के लिए बताए थे, उसके लिए देखिए हम लोग पहले ही बोल चुके कि हम लोग अलायंस के लिए ओपन है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप फाइनल कर ले, सम्मानजनक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो अलायंस हो सकता है, अलायंस पॉसिबल है। ये तो कांग्रेस को सोचना है। लेकिन इतना क्लियर हो चुका है कि किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही है। वहाँ हंग असेंबली है और हंग असेंबली होने के बाद बैठेंगे सब लोग टेबल पे, मुद्दों पे डिसीजन होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसके बाद सरकार बनेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। देखिए, ऐसा है, एक देवेगौड़ा के हाथ में कितनी पावर है जी, जनता दल इसके बीच में भीतर, ये देखने वाली बात है कि वो HD कुमारस्वामी जो है, अब वहाँ पर एक वो जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है। लेकिन एक विरोधाभास है उस पार्टी के भीतर। देवेगौड़ा नहीं चाहेगा कि अपनी इस उम्र में वो नीतीश कुमार बने और वो चाहेगा कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल रहे जहाँ तक विपक्ष की राजनीति है। और उसके पास ये ऑप्शन है जेडीएस के पास कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बना सकता है, अगर उनके आंकड़े सटीक बैठते हैं तो। लेकिन उसमें एक चीज़ आएगी कि देवेगौड़ा चाहेंगे कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और वही सवाल। और देवेगौड़ा ये भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद उनकी पार्टी को मिले। बिल्कुल, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टेल विल वैग द डॉग। आप समझे कि नहीं? पूंछ जो है कुत्ते के शरीर को हिलाएगी। कोई छोटी पार्टी जो है उसको वरिष्ठता मिलेगी, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है। लेकिन उस स्थिति में क्या कांग्रेस इसको मानेगी? और क्या सिद्धारमैया जो हारे या जीते, लेकिन इस इलेक्शन में वो एक कद्दावर नेता बन के उभरे हैं और शायद वो राष्ट्रीय स्तर पे भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्या मानेंगे इस बात को? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, बीजेपी और जेडीयू की जो अरेंजमेंट की बात, जेडीएस देखिए, जेडीएस देखिए 2006 में
96 में, सॉरी, जी। HD कुमारस्वामी जो थे वो मुख्यमंत्री थे और रोटेशनल अरेंजमेंट बनाया था, जैसे कि BSP के साथ उत्तर प्रदेश में बनाया था। BSP के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं चला था और यहाँ पर कर्नाटक में JDS के साथ नहीं चला था। राइट। कि HD कुमारस्वामी को सवा साल के बाद वो सरकार गिर गई थी। तो जो एक्सपीरियंस रहा है ऐसी अलायंसेस का कर्नाटक का, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है और इसीलिए मैं पशेमान हूँ और परेशान हूँ कि कर्नाटक क्या डिज़र्व करता है ये ऐसा मैंडेट डिज़र्व करता है, तब फ्रैक्चर्ड मैंडेट क्या कर्नाटक डिज़र्व करता है? नहीं करता है मेरे हिसाब से। और मैं अपेक्षा करता हूँ आज भी कि 15 तारीख ठीक को है, कोई भी पार्टी हो उसको पूर्ण बहुमत मिले और वो अच्छी सरकार देखिए देने की हमारी कोशिश अपेक्षाओं करे। से कुछ नहीं होने वाला है। जो कर्नाटक की जनता ने जो तय करना था वो तय कर दिया है। बैजू जी मेरे साथ जुड़ गए दोबारा। जनता दल सेक्युलर के बारे में बात हो रही है। बैजू नारायण JDS के प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोनम महाजन राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राजीव त्यागी जी बने हुए हैं। बैजू जी, आपने 90 सीटों का वादा किया था जब आप एक डेढ़ घंटे हमारे साथ इसी कार्यक्रम में थे, लेकिन जितने पोल्स आए हैं कोई आपको 40 के ऊपर नहीं दे रहा है जी। क्यों? सर लास्ट 5 साल पहले हमको 17 दिया था, हमने 40 आया है। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल माना जाता है। 2 दिन रुकिए, आपको जो है सही पता लग जाएगी। अच्छा, तो अगर एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल सही नहीं होता है तो फिर आप डिबेट में क्यों बैठे मेरे साथ? हम चर्चा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? सर डिबेट में बैठा, सर चर्चा तो एग्जिट पोल के ऊपर कर रहे हैं ना। हाँ, तो आप इलेक्शन करवा लीजिए ना, इलेक्शन को बैन कर दीजिए। आप सभी चैनल लोग एक एग्जिट पोल निकाल दीजिए, उसको CM बना दीजिए, 40 भी तो पैसा भी खर्चा भी 30 कम हो का जाएगा 60 हो सरकार का। और क्या? अच्छा चलिए ठीक है, नाराज मत होइए। 17 का 40 हुआ पिछली बार, इस बार 30 का 60 होगा, पर सरकार तो तब भी नहीं बन रही है। Am I right? ठीक है, अंग असेंबली तो सुमित जी, अंग असेंबली तो होगा। आपको हंग असेंबली इतनी पसंद क्यों है? आप क्यों अस्थायी चीज चाह रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि 112 आपकी इस पार्टी को आएंगे? सर जी, जो सच्चाई है, अभी जो अंग असेंबली की सच्चाई, हमने सच्चाई आपको बोल रहा हूं। अंग असेंबली है, बीजेपी तीसरे स्थान पे जाएगी। अच्छा, बीजेपी तीसरे स्थान पे, नंबर 1 पे आप, नंबर 2 पर कांग्रेस रहेगी आपके हिसाब से। अब मेरे साथ यहाँ सोनम भी जुड़ी हुई है। जी बोलिए। बैजू जी कंप्लीट करिए अपनी बात। नंबर 1 स्थान पे कांग्रेस रहेगी सर। अच्छा, नंबर 1 पे कांग्रेस रहेगी, आप चेंज हो गए। कांग्रेस रहेगी। अभी आप 1 घंटे पहले अपने आप को नंबर 1 कह रहे थे, अपने आप को 90 सीटें दी थी आपने। हमारी सर अभी हम सर हमारी अभी हमारे को अपनी इंटरनल सर्वे जो है अभी आया हुआ है हमारे पास। अच्छा, क्या क्या है आपका इंटरनल सर्वे, बता दीजिए। आधा घंटा पहले हमारा इंटरनल सोर्स के जो इंटरनल सर्वे, सर इंटरनल सर्वे के हिसाब से जो है हमारा जो है 65 है सर। अच्छा, और कांग्रेस का कितना है? सर 65 हमारा है, 55 से 60 जो है बीजेपी का है सर। कांग्रेस का बाकी जो बचा वो सब कांग्रेस का। 100 के आसपास, मतलब 92 कांग्रेस का है सर, ये सच्चाई है। अच्छा, यही होने वाला है सर। ठीक है, आपको अपने सर्वे पे भरोसा करना चाहिए। मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा क्योंकि सब एजेंसी अपने अपने दावे करती हैं। रागिनी नायक मेरे साथ जुड़ गई हैं। सोनम महाजन कांग्रेस की प्रवक्ता है। रागिनी जी स्वागत है आपका। सोनम महाजन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनम, मैं एक कमेंट आपका लेता हूं, फिर रागिनी जी आपके पास आता हूं। सोनम, तमाम सर्वे आप देख रही हैं, एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं, महापोल के आंकड़े भी अब कुछ ही देर में खुलने वाला है। 5 या 4 जो एजेंसीज हैं उन्होंने बीजेपी को लीड दिखाया है, इनफैक्ट सरकार बन रही है। जी सुमित जी, ये हाँ,
चला है उससे पहले कांग्रेस ही आगे चल रही थी। मैं अभी भी यही मानती हूं कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मुझे अभी भी लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगी और ये थोड़े से अनरियलिस्टिक नंबर्स मुझे लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो वोटर परसेंटेज है, जो वोटर टर्नआउट हुआ है इस बार भी काफी बुरा हाल था उसका, और बीजेपी को जनरली अर्बन वोट ज्यादा मिलता है। बीच में बेंगलुरु का जो वोटर यहाँ तक नहीं मिल रही है। सोनम, आई एम सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हुआ बीच में, कोशिश की हमने जोड़ने की, लेकिन मुझे आपकी ऑडियो कम से कम यहाँ नहीं मिल रही है। ऑडियंस मेरे साथ बैठी हुई है, वो सुनना चाह रही थी कि सोनम महाजन वहाँ से क्या बोल रही है। लेकिन आपकी राय रागिनी जी, तमाम एग्जिट पोल जो जिता रहे हैं वो अच्छे हैं, जो खराब हैं, जो हरा रहे हैं वो खराब है, इसके अलावा? नहीं, देखिए मैं तो कभी भी एग्जिट पोल को, ओपिनियन पोल को ना पूरी तरह से खारिज करती हूँ, ना उसे ब्रह्म सत्य मानने की गलती करती हूँ। मेरे हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि जो सिद्धारमैया सरकार की रही है वो ये रही है कि पिछले 40 सालों में पहली ये सरकार है जो एक मुख्यमंत्री के साथ जिसने 5 साल पूरे किए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि दूसरी 1985 के बाद ये दोबारा ऐसे होने वाला है कि जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 20 महीने की सरकार भी कर्नाटक ने देखी है। कर्नाटक ने येदियुरप्पा जी का शासन भी देखा है, 35,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम, बिलारी ब्रदर्स सब देखा है। तो अस्थिर सरकार बनाने की स्थिति में कर्नाटक की जनता नहीं है, वो इस तरीके का मैंडेट नहीं देगी। और जो दूसरी बात बड़ी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप कोई एक बिल्कुल ही ऐसा ट्रेंड नहीं देख रहे हैं जो किसी एक पार्टी की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, उससे ये बात जरूर पता चल रही है कि मोदी जी ने अपने आप को जिस तरह से झोंका चुनाव में, उसके बाद भी आंधी अगर एक स्विंग फैक्टर जो होना चाहिए था, नहीं झोंका तो राहुल गांधी होना चाहिए था, राहुल जी फरवरी 8 को पहली बार गए थे, नरेंद्र मोदी मई 2 को पहली बार गए। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए बस। बाकी बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ नहीं है तो काउंटर सवाल नहीं पूछ सकता मैं। नहीं, आपका तर्क काउंटर सवाल नहीं पूछ मेरा सकता, तर्क मेरा है, बाकी जनता निर्धारित कर लेगी वो किसे सही मानती है। मैं तो ये कह रही हूं कि मोदी जी शुरू से मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी, इसीलिए उन्होंने जेडीएस को भी बहुत ज्यादा अपनी तरफ करने की कोशिश की। आप, मैं वक्तव्य नहीं बोलूंगी क्या क्या उन्होंने बोला। फिर उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि इससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने लीपापोती करने की भी कोशिश की कि ऐसा नहीं है। गौड़ा जी की तारीफ के बाद वो पलटे भी। जिस तरीके का आपने चुनाव प्रचार देखा, जिसमें फिर मैं कहूंगी कि राजनीतिक विमर्श का स्तर बहुत गिरा, निजी हमले और भावनात्मक मुद्दों को केंद्र बनाकर भाजपा ने प्रचार किया, उस सब से पता चलता है कि आत्मविश्वास की कमी थी। आंकड़े भी ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जहां पर सारे 150 की बात करते थे, 99 के चक्कर में सिमट गए। पहले 150 यहां बताए, फिर 132 खुद टारगेट बताया। अब एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और जब तक रिजल्ट आएगा और नीचे पहुंच जाएंगे। 4-5 एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में और 2 एग्जिट पोल आपके फेवर में। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जो सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में। हाँ, बाकी है ना, एक ही है ना जो सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। 4 बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। थोड़ी तो आशा उम्मीद हमारे पास भी रहने दीजिए ना। आप पूरी रखिए। अगर इन आंकड़ों से सरकार बन रही है तो आप सारे रख लीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, बड़ी बातें सुनी अभी आपने रागिनी जी की, अब आपका काउंटर। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी चुनाव परिणाम आते हैं, एग्जिट पोल्स को अगर आप देखें या पोल सर्वेक्षणों को देखें, तो वो जो दिशा बताते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं, वो ट्रेंड तो सही आता है। जरूरी नहीं कि जो उनका न्यूमेरिक डिटर्मिनेशन या जो संख्यात्मक निर्धारण है वो सही आए। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ट्रेंड को देखें तो भाई ये बताइए कांग्रेस की कितनी सीटें थी, और अगर आप एवरेज निकालें एग्जिट पोल्स का तो सीटें घट रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से हमारी सीटें काफी बढ़ रही हैं। तो अगर आप देखें तो धारा जो है वो हमारे पक्ष में है। और अगर आपने अंतिम परिणाम देखे हो तो अब जनता जिसको दे रही है वो स्पष्ट जनादेश दे रही है। पिछले कुछ वर्षों से यह ट्रेंड बहुत साफ है, और स्पष्ट जनादेश सामान्यतः कहां हो रहा है? जो ट्रेंड दिखता है, जो पिछले विधानसभा के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखता है, और उसी के पक्ष में निर्णायक जनादेश आता है। इसलिए हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हम 130 से अधिक सीटें पाकर पूरी तरीके से अपना स्पष्ट बहुमत पाएंगे। देखिए, चुनाव समाप्त हो गया, अब मैं उन विषयों को दोबारा नहीं लाना चाहता, पर एक संदर्भ आया तो उल्लेख कर ही दूंगा। जैसे अभी आपने कहा सुमित जी कि फरवरी में आ गए थे राहुल गांधी जी प्रचार करने, 80-90 हो जाना, ये आपको जरूर कहने को मौका मिलेगा कि आपके पास एडवांटेज हुआ, पर सरकार तो 112 पर बनेगी। और नरेंद्र मोदी के कैंपेन के बाद अगर सरकार नहीं बनती है 112 पर, नहीं, मैं कह रहा हूं का मैंडेट नहीं माना जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम बढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं। डिसएडवांटेज सिचुएशन है आपके लिए। मैं कह रहा हूं हम बढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं बता रहा हूं आपको,
हम बढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं और कांग्रेस घटने की दिशा में। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें बढ़त दिखाई थी, पर वो बढ़त आगे और बढ़ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो दिशा दिखाते हैं चुनाव सर्वेक्षण या एग्जिट पोल, वो दिशा तो सही दिखाते हैं, पर जनता का जनादेश अंततः उस दिशा में निर्णायक आता है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि निर्णायक जनादेश हमारे पक्ष में आने वाला है। देखिए, और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, रागिनी जी के बाद छोटा मेरा एक कटाक्ष सुन लीजिए। ऐसा है सुधांशु जी, आंकड़ों और तथ्यों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें मोड़ा जा सकता है। तो आपने ये तो कहा कि बढ़त हुई है, पर ये नहीं बताया कि जब 2013 में 3 फाड़ थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो तीनों एक होकर बढ़ी हैं, तीनों का वोट प्रतिशत एक साथ मिला है, तो वो तो बढ़ेगा ही। लेकिन आप बढ़ के कहां तक पहुंचे ये देखना पड़ेगा। अब 5 साल से 40 साल में पहली बार 5 साल कर्नाटक में एक सरकार रही है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। उसके बावजूद जो आंकड़े आज आ रहे हैं वो आपको एक तरफा चुनाव जीतता हुआ नहीं दिखा रहे हैं, और वो भी तब जब आपके शीर्षस्थ नेता ने हर अपना टाइम टेस्टेड फॉर्मूला भी अपना लिया और एक्स्ट्रा प्रचार भी कर लिया नेपाल में जाके। तो ये आप सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही ये बात कहें कि आपकी बढ़त हुई है। सोनम महाजन कुछ बोलना चाह रही है। सोनम महाजन, सोनम जी मैं आऊंगा, मैं आता हूं। सोनम महाजन कुछ बोलना चाह रही है। सोनम जी। सुमित जी, देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैलीज नहीं हुई थी, उससे पहले ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस आगे है। पर मैं कर्नाटका में ही रहती हूँ और मैंने काफी समय यहाँ बिताया है। उसके बाद से चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। हालांकि मैं फिर भी ये नहीं कहूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स में आया है कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी। समहाउ मुझे लगता है कि ये दोनों ही पार्टीज एक ही तरह के नंबर्स पे आके रुक जाएंगी, और एक्चुअल जो गेनर था इस इलेक्शन में, जिसका वोट प्रतिशत भी कम नहीं हुआ, वो जेडीएस था, जो कि किंग मेकर रहेगा। वो जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ वही सरकार बना पाएगा। बाकी इस इलेक्शन का राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। हालांकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। उन्होंने इस इलेक्शन को कंप्लीटली क्षेत्रवाद के आधार पे उन्होंने लड़ा है। तो ये लड़ाई एक किस्म की आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच की है। और अगर जो सदर्न वोटर्स, जनरली यहाँ पे लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स बहुत चलती है, अगर मान लीजिए ये बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया, तो इससे एक चीज ये भी समझ में आएगी कि लोगों का जो माइंडसेट है वो एक चेंज हो रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो पहले साउथ में नहीं देखा जाता था। इसीलिए अगर बीजेपी इसको जीत जाती है तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और कांग्रेस अगर ये चुनाव हार जाती है तो उनके लिए तो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डू एंड डाई सिचुएशन था यहाँ पे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी हार होगी। उनकी बार्गेनिंग पावर नीचे आ जाएगी, मनोबल कम हो जाएगा। और भी गेस्ट हैं। रागिनी जी, क्षेत्रवाद की जो बात हो रही थी, तो वो कन्नड़ प्राइड वाली बात, हिंदी को हटाने वाली बात, से साइन बोर्ड्स पर कन्नड़ में नाम लिखा हो, कन्नड़ का अपना झंडा हो, अपना राष्ट्र, अपना गान हो, एक राज्य गान कह लीजिए उसको, ये इस तरफ एग्जाम्पल की कोशिश कर रही हैं। सुमित जी, मुझे ये बताइए कि अगर कन्नडिगा सेंटिमेंट, कन्नडिगा स्पिरिट, कन्नडिगा प्राइड के साथ सिद्धारमैया जी को जोड़कर देखा जाता है, जनता उन्हें देखती है, उन्हें सन ऑफ द सॉइल, जैसा कि गुजरात में मोदी जी का एडवांटेज था क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल थे, बार बार उन्होंने बोला कि मैं यहाँ का हूँ और ये हूँ, उन्होंने उसका बहुत भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। सिद्धारमैया जी ने बोला नहीं, लेकिन जनता स्वतः ये मानती है। तो इसमें अगर आप कहें कि ये कांग्रेस उसका फायदा उठा रही है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी ने किया जब भ्रष्ट येदियुरप्पा जी को चेहरा बनाया, और वो मोदी जी ने रियलाइज भी किया बहुत जल्दी, इसीलिए वो चाहते थे कि वो सामने आ जाएं। पर उनको ये भी पता था। अब आप ये मानिए कि अगर वो जेडीएस को इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते या नहीं मानते, ये तो इसी से पता चला कि पहले उन्होंने लुभाने की कोशिश की, फिर उन्हें लगा कि जेडीएस का इंपॉर्टेंस तो कुछ है ही नहीं चुनाव में, इसीलिए वो फिर उनसे कतराने भी लगे। तो जेडीएस उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जाए। क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद, सुधांशु जी, आपको लगता है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है बीजेपी की सदन एंट्री के लिए? देखिए, मैं मानता हूं कि जो सोनम जी ने बात कही, उस बात का मैं कुछ हद तक समर्थन करता हूं। देखिए, जो रागिनी जी ने कन्नडिगा प्राइड की बात कही, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे राजनीति का शिष्टाचार देखें या कन्नडिगा प्राइड, एकमात्र कन्नड़ प्रधानमंत्री जो रहे देवेगौड़ा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तो फोटो हटवा दी और बात करने लगे कन्नडिगा प्राइड की। कन्नड़ स्वाभिमान एक चीज है, और ऐसी चीजें उठाना जो पृथकता की तरफ जाती हों, अलग झंडे की बात करना,
लिंगायत को अलग धर्म बनाने की बात करना, मुस्लिम आरक्षण की बात करना, ये एक नया प्रयोग कांग्रेस ने किया कि राष्ट्रीय दल होकर भी वो क्षेत्रवाद को पृथकता की सीमा तक जाकर उठाएगी, और ये चुनाव ये दिखाता है कि वो प्रयोग सफल होगा या नहीं। उसका कारण एक और है, कांग्रेस के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि यदि कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है तो कांग्रेस का राष्ट्रीय दल होने का जो एक प्रकार का आधार है वो व्यवहारिक दृष्टि से समाप्त हो जाएगा, और विपक्ष का नेतृत्व तो छोड़िए, संयोजकत्व करने की भी नैतिक और राजनीतिक अधिकार उनका समाप्त हो जाएगा। विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस में जीवन मरण का प्रश्न था, तो वो जो कर सकते थे उन्होंने इस चुनाव में करने का प्रयास किया। विनोद जी देखिए, बदकिस्मती से हाल ही के वर्षों में हमारे देश में राष्ट्रवाद के विभिन्न चरित्र हो गए हैं, डेफिनेशंस भी हो गई। चरित्र अलग अलग हो गया है। मिलिट्री नेशनलिज्म है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, कल्चरल नेशनलिज्म है, रिलीजियस नेशनलिज्म है, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवाद हैं हमारे देश में। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ इंडिया है, लेकिन इन प्रैक्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के चलते यूनियन ऑफ इंडिया विद फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेरी अपनी आस्था ये है, और मैं मानता हूं इस बात को, कि भारत एक सब नेशनलिटीज का गुलदस्ता है जी। अगर, और ये विभिन्न प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं, एक ही झंडे के नीचे रहते हैं। लेकिन जब कन्नडिगा लोग कहते हैं कि हमें अपनी स्टेट का अलग से झंडा चाहिए, तो तिरंगे का तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं ना, तिरंगे को हटा के तो नहीं लगा रहे हैं ना। और जब अगर आप हमारे आर्मी चीफ के यहाँ जाइए तो उसके दफ्तर के बाहर तिरंगा भी होता है और उसका अपना झंडा भी होता है। आरएसएस ने तो 52 सालों तक तिरंगा नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ। तब राष्ट्रवाद कहाँ गया? नहीं, ये आपकी वो राजनीतिक लाइन हो सकती है। मैं ये मानता हूँ कि एक गुलदस्ता है सब नेशनलिटीज का। अच्छी बात। मेरा भारत, बिल्कुल। और वहां पर हर आदमी को ये अधिकार है कि अगर उसकी लैंग्वेज से उसको प्यार है, अगर उसको अपने चेहरे, उसके सोने रंग से प्यार है, अपने खाने से प्यार है, काउंटर करना चाहेंगे विनोद शर्मा के तर्क को कि वो कर्नाटक का अगर झंडा अलग है तो इसका मतलब तिरंगे का अपमान थोड़ी कर रहे हैं। मैं विनोद जी की बात पर मैं आता हूं। सुधांशु जी आई विल कम बैक। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा सुमित जी। पर देखिए, विनोद जी ने, सोनम बोलिए, आप बोलिए। सुमित जी। बैजू जी मैं आता हूं। सोनम जी देखिए, जो विनोद जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जिससे मैं सहमत नहीं हूं वो कांग्रेस का आप दोगली राजनीति देखिए। इन्होंने कन्नडिगा अस्मिता को मुद्दा बनाया, इसको एक्सप्लॉइट किया और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की। पर आप ग्राउंड पे देखिए, सिद्धारामैया जी ने कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स आर इन शैबल्स इन बेंगलुरु। आपने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया, पर आप एंटी हिंदी एक सेंटिमेंट ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक लैंग्वेज को उठाने के लिए दूसरे को नहीं गिरा सकते हैं। हम सब एक झंडे के नीचे बंधे हुए हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बंधे हुए हैं। आपको एक स्टेट को उठाने के लिए दूसरे को डिमोनाइज करना जरूरी नहीं है। जब आप ये चीजें करते हैं तो आप लोगों को डिवाइड करते हैं। और मैं बहुत खुश हूं ये एग्जिट पोल्स देख के कि लोगों ने इस तरह की राजनीति को समझा है और उसको नकारा है। ठीक, इसके बाद सरकार में कौन आएगा पता नहीं। ठीक है, रागिनी जवाब देना चाह रही है। सोनम आपकी बात लोग ये समझ गए हैं कि ये लोग किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, रागिनी। देखिए, मुझे सोनम जी का तर्क तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और सिर्फ चुनावों में ही क्यों? हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। क्या कह रहे हैं रागिनी जी? चुनावों के पहले ही इस तरह की चीजें हुई हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, मैंने 10 साल यहाँ गुजारे हैं। चुनावों से 1 साल 1.5 साल पहले किसी को कभी भी कन्नड़ा याद नहीं आई। पिछले 6-7 महीने में ही हमने देखा है कि कहीं पे एंटी हिंदी पोस्ट। देखिए कर्नाटक की जनता अपने स्वाभाविक नेता के रूप में सिद्धारमैया जी को देखती है। आपकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है। आपको शायद लग सकता है कि कन्नडिगा लोगों के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात से है रागिनी जी, मत बोलिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। येडियुरप्पा गुजरात से है क्या? शांति 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 जी।
बात ऐसी है सोनम जी कि यदि कोई एक व्यक्ति देश में लड़ाने की बात करता है, यदि कोई एक व्यक्ति छद्म या उग्र राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने की बात करता है, यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक मुद्दों, धर्म की और सेना के शौर्य की आड़ लेने की बात करता है, अगर कोई डिविजिव पॉलिटिक्स करता है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है और कोई नहीं है। इसीलिए बार बार चुनाव में पाकिस्तान को घसीट के लाया जाता है। गुजरात में औरंगजेब आए तो यहाँ पर जिन्ना आ गए। 70 साल में जिन्ना की मूर्ति याद करें थे, 2 साल पहले कन्नड़ मीडियम स्कूल याद नहीं आई। 70 साल से जिन्ना की मूर्तियां याद नहीं आई। कहां से कहां चले गए? हम बेंगलोर के साइनेज की बात कर रहे थे, हम एएमयू के अलीगढ़ जिन्ना की पोस्टर पे आ गए। सोनम जी ने एक तथ्य दिखाया है कि कन्नड़ मीडियम स्कूल, कन्नड़ मीडियम, आप कन्नड़ में बात करिए ना, कन्नड़ में बात करिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टअप कैपिटल है तो पाकिस्तान तो खुद आपकी मदद करना चाहता है, आप उनको कैसे रोकेंगे? आप ही के नेता वहां जाके कहते हैं कि मोदी को हटाइए। जब वो आपकी खुद मदद करना चाहते हैं तो आप कैसे रोकेंगे उनको? भैया बहुत अच्छा एक साथ नहीं रागिनी जी, सोनम जी, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी महापोल का महाजादुई आंकड़ा आना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होता है।